हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैंटीज क्लासेस। तो जैसा कि हमारा वीडियो सीरीज चल रही है चैप्टर 1 की, तो यहाँ पे हम पार्ट 6 कवर करेंगे, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द शॉक थेरेपी। तो इसका मतलब होता है क्या परिणाम निकलते हैं शॉक थेरेपी के। जैसे कि हमने शॉक थेरेपी में देखा था, जो लोग हैं वो सोशलिस्ट मॉडल से कैपिटलिस्ट मॉडल में स्विच करते हैं। तो लोगों को क्या लगता है कि जो हम कैपिटलिज्म मॉडल अपनाएंगे तो वहाँ पे हमारे जो अधिकार हैं वो हमको मिल जाएंगे, है ना। सरकार का कोई भी जो रोल है हमारे ऊपर जो रहता था वो सब नहीं रहेगा और हम बहुत ही लिबरल हो जाएंगे, इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, हम अपनी मर्जी से सारे काम कर सकते हैं। तो ऐसे कुछ प्रोमिसेस जो हैं वो लोगों को मिले थे, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। ठीक है, वो यहाँ पे इनके जो सोशलिस्ट मॉडल से जो चीज़ें, इनकी स्ट्रक्चर जो तैयार था वो पूरा का पूरा र्यून हो जाता है। उनका जो इकोनॉमिक्स है वो पूरी तहस नहस हो जाती है, बर्बाद हो जाती है। ठीक है, तो इस क्षेत्र में जो जनता है ना, जो उनके पीपल होते हैं, वो बहुत ज़्यादा बर्बादी की जो मार है उसको झेलना पड़ता है। तो रशिया में जो पूरा का पूरा जो कंट्रोल था ना, स्टेट कंट्रोल किसके हाथ में था? ये रशिया के हाथ में था, पूरे 15 रिपब्लिक्स का। तो यहाँ पे रशिया में बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज होती हैं, फैक्ट्रीज होती हैं ना, सारा जो स्ट्रक्चर है, इंफ्रास्ट्रक्चर जो उनका है वो सारा का सारा रन होता था रशिया से ही। ठीक है, तो यहाँ पे 90% जो इनकी इंडस्ट्रीज हैं वो कोलैप्स हो जाती हैं और प्राइवेट कंपनीज के हाथों में उनको बेच दिया जाता है, क्योंकि अब मार्केट का यहाँ पे मतलब एक अधिकार चलेगा। क्योंकि कैपिटलिस्ट मॉडल में जो प्राइवेटाइजेशन है उसको ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है। तो यहाँ पे क्या है, जो कंपनियां हैं वो मार्केट के हाथों में आ जाती हैं रेदर देन गवर्नमेंट। तो यहाँ पे इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है, उनकी जो पॉलिसीज हैं वो पूरी तरीके से डिसअपेयर्ड हो जाती हैं, जो रशिया ने बना के रखी थी जब उनका सोशलिस्ट मॉडल चलता था। तो सारी जो इंटायर इंडस्ट्रीज हैं उनकी वो एक तरीके से सेल में चली जाती है, सब बिक जाती हैं। तो इसको इतिहास की सबसे बड़ी गराज सेल बोला जाता है। और इस गराज में क्या है, जो सारी की सारी इंडस्ट्रीज़ हैं उन पे बोली लगती हैं कि हाँ भाई इनको ले लो, ऐसे ना खरीद लो। तो बहुत ही औने पौने दामों में ये बिक जाती हैं, बहुत अंडर वैल्यूड इनकी प्राइसेस रहते हैं, बहुत ही ज़्यादा थ्रो अवे प्राइसेस रहते हैं इनके। जो सिटीजन्स हैं उनको वाउचर्स दिए जाते हैं कि अगर आपको ख़रीदनी है तो आप खरीद लो। लेकिन जो लोग हैं उनको पैसों की बहुत रिक्वायरमेंट होती है, तो लोग क्या करते हैं, काला बाजारियों के हाथों में उनको बेच देते हैं। क्योंकि उनको भी एक तरीके से मौका मिला था, सबको अधिकार पत्र मिला था कि मतलब आप भी खरीद सकते हो, लेकिन लोग जो हैं उसको खरीदते नहीं हैं, वो ब्लैक मार्केटिंग में उसको बेच देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो वैल्यू होती है ना रूबल की, रूबल क्या है, करेंसी है रशिया की, और वहाँ पे रूबल की जो वैल्यू होती है वो भी डिक्लाइन हो जाती है। और उसके डिक्लाइनेशन से क्या होता है, इन्फ्लेशन आ जाता है, यानी महंगाई आ जाती है, बहुत ज़्यादा मुद्रास्फीति बढ़ जाती है वहाँ पे। और लोगों की जो सेविंग्स होती थी ना वो भी सारी की सारी ख़त्म होने लग जाती है, क्योंकि महंगाई रहती है, अब चीज़ें तो खरीदनी है यूज़ करने के लिए। तो यहाँ पे लोग अपनी सेविंग्स भी ख़त्म कर लेते हैं। क्योंकि कलेक्टिव फार्मिंग हुआ करती थी पहले, जब सोशलिस्ट मॉडल अपनाया जाता था, जब लोग यूएसएसआर में रहते थे, तो सरकार का अधिकार होता था फार्मिंग के ऊपर, वो अपने पास पैसा रखती थी और लोगों को उसी हिसाब से रिसोर्सेज दिया करती थी। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे ख़त्म हो चुकी थी। और फूड सिक्योरिटी जो थी ना वो भी ख़त्म हो चुकी थी, क्योंकि जो पैसा सरकार के पास रहता था, जो अन्न भंडार सरकार के पास रहता था, वो भी ख़त्म हो चुका था। और रशिया क्या करती है, फिर अपने लोगों का पेट पालने के लिए वहाँ से फूड को इम्पोर्ट करती है, क्योंकि खाना ख़त्म हो चुका था, है ना। एक तरीके से बहुत ज़्यादा महंगाई आ गई थी, तो इसकी वजह से रशिया में बहुत ज़्यादा क्राइसिस हो जाते हैं। और यहाँ पे देखा जाता है जो रशिया की जीडीपी थी ना 1999 में, वो 1989 के मुकाबले बहुत ज़्यादा कम होती है। ठीक है, जो इनका सकल घरेलू उत्पाद जिसको बोला जाता है वो बहुत ज़्यादा लो हो जाता है। और यहाँ पे इनका जो स्ट्रक्चर है वो पूरी तरीके से ख़त्म होता नज़र आता है। कोई भी और ऑप्शन इनको नज़र नहीं आता कि अब हम क्या करें, क्या कोई ऑल्टरनेटिव हमारे पास नहीं था इस तरीके से। तो यही जो चीज़ है ना, ये शॉक थेरेपी में फेस करते हैं। तो जैसे एक एग्जांपल समझिए कि आप जो है हमेशा से गांव में रहे हो, है ना, आपका जो माहौल है हमेशा से गांव में आप पले बड़े हो, आपने उसी हिसाब से चीज़ें देखी हैं। लेकिन एकदम से आपको किसी मेट्रो सिटी में या किसी शहर में डाल दिया जाए, तो वहाँ पे आपको जो एडजस्टमेंट होने में जो टाइम लगेगा, जो चीज़ें आप फेस करोगे, जो प्रॉब्लम्स आप फेस करोगे, तो वही चीज़ें यहाँ पे ये फेस कर रहा था यूएसएसआर जो है, मतलब रशिया जो है जिसको आप बोलेंगे। अब तो यूएसएसआर ख़त्म हो चुका था। ठीक है, तो यही चीज़ें यहाँ पे क्या होती हैं, लोगों के लिए बहुत नई होती हैं और उसमें एडजस्टमेंट होने में इनको टाइम लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे इनका जो ओल्ड सिस्टम था वो पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका था। इनकी जो पुरानी व्यवस्था थी जो चलती थी भाई, सरकारी रियायतों के हिसाब से चीज़ें चला करती थी, लोग जो है बिल्कुल इक्वल थे, ना कोई गरीब था ना कोई अमीर थे। लेकिन यहाँ पे जैसे ही कैपिटलिस्ट मॉडल को अपनाया जाता है तो लोगों में गरीबी और अमीरी भी देखने को मिलती है, लोग गरीब होते चले जाते हैं। और मिडिल क्लास तो एक तरीके से बहुत ज़्यादा फेस करते हैं प्रॉब्लम्स। ठीक है, वो एक तरीके से सोसाइटी के बिल्कुल पेरीफेरी में आ जाते हैं। और यहाँ पे जो लोग मिडिल क्लास
के थे वो एकेडमिक और इंटेलेक्चुअल्स मैन पावर में ही बिलीव करते थे, भाई उनको पढ़ाई लिखाई करनी है, या कोई भी बाहर से आगे जो पढ़ रहा है तो वो लोग भी अदर कंट्रीज में माइग्रेट हो जाते हैं, यहाँ से निकल जाते हैं, क्योंकि उनके लिए कुछ यहाँ पे बचा नहीं था। ठीक है ना। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि किस तरीके से जो माफिया वर्ग है ना वो पूरी तरीके से नियंत्रण कर लेता है और अपना अधिकार जमाने लग जाता है। जो भी इकोनॉमिकल कंडीशंस होती हैं ना, जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं उन पर जो माफिया है, जो काला बाजारी है, वो बहुत ज़्यादा हावी हो जाती है। और प्राइवेटाइजेशन तो यहाँ पे हो ही चुका था, क्योंकि कैपिटलिस्ट मॉडल का सबसे पहला जो फीचर है वो प्राइवेटाइजेशन ही है। तो यहाँ पे न्यू डिस्पैरिटीज़ यहाँ पे इन लोगों को देखने को मिलती हैं, यानी भेदभाव देखने को मिलता है लोगों के बीच में, अमीरी गरीबी जो सारी चीज़ें हैं वो यहाँ पे देखने को मिलती हैं, है ना। तो पोस्ट सोवियत स्टेट्स जो होते हैं, स्पेशली रशिया, तो इसको डिवाइड कर दिया जाता है रिच एंड पुअर लोगों के हिसाब से, यानी जो अमीर लोग हैं वो और अमीर होते चले जाते हैं, क्योंकि भाई उनके पास पैसा है तो वो सारी चीज़ें कर सकते हैं। लेकिन जो गरीब है, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कैपिटलिस्ट मॉडल में गरीबों के लिए, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है ना, कैपिटलिज्म में क्या है, क्वालिटी को भी बहुत महत्व दिया जाता है। तो यहाँ पे सरकार के द्वारा आपको कोई चीज़ें यहाँ पे मिलेंगी नहीं, तो जो गरीब लोग हैं ना उन लोगों के लिए यहाँ पे कुछ ज़्यादा फैसिलिटीज़ होती नहीं है, तो इसीलिए गरीब आदमी जो है वो और गरीब हो जाता है। सोशलिस्ट मॉडल होता था, वहाँ पे सरकार जो है वो इक्वल रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूट करती थी सारे लोगों के बीच में, चाहे आप कितने भी गरीब हो चाहे अमीर हो, आपको चीज़ें जो हैं वो बराबर मिलेंगी। तो इसीलिए क्या है, ये सारे भेदभाव जो है वो उस मॉडल में नहीं पाए जाते हैं। लेकिन जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होती है उसमें चीज़ें आपके ऊपर होती हैं, आप किस हिसाब से काम करेंगे उतना ही आप अर्निंग कर पाओगे। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि यूएसएसआर जो है वो डिसइंटीग्रेशन होने के बाद जो सारे कंट्रीज हैं वो अपना डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस बनाने में लगे हुए हैं, जो उनके आर्थिक बदलाव हैं उसको वो बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी दे तो रहे हैं, लेकिन चीज़ें जो हैं उनके हिसाब से चल नहीं पा रही हैं, उतना ट्रांसफॉर्मेशन वो ला नहीं पा रहे हैं। इकोनॉमिक चीज़ों में तो हो पा रही है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो उनका नहीं हो पा रहा है, चीज़ें है ना नहीं बन पा रही हैं। तो यहाँ पे जो उनका कॉन्स्टिट्यूशन है वो बहुत ज़्यादा जल्दी में तैयार किया जाता है, बहुत आनन फानन में तैयार किया जाता है। तो यहाँ पे चीज़ें जो है हड़बड़ाहट में तैयार की जाती हैं तो अच्छी तरीके से नहीं बन पाती हैं, और यहाँ पे राष्ट्रपति को सारी पावर्स दे दी जाती हैं, सारी एग्जीक्यूटिव पावर्स जो है वो राष्ट्रपति को ज़्यादा होती हैं, और यहाँ पे पार्लियामेंट जो है वो वीक हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कॉन्स्टिट्यूशन बहुत जल्दी जल्दी तैयार किया जाता है, तो इसलिए क्या लोगों को लगता है कि भाई एक ही पर्सन को दे दो सारी पावर्स, तो प्रेसिडेंट को दे दी जाती हैं। तो आज भी देख सकते हो आप रशिया और बाकी के कंट्रीज में जो प्रेसिडेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और सेंट्रल एशिया जो है इसमें भी क्या होता है, प्रेसिडेंट के पास ही ग्रेट पावर्स हुआ करती थी। ठीक है, सेंट्रल एशिया मतलब आपके कजाकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, ये सारे जो कंट्रीज हैं ये सेंट्रल एशिया के अंडर में आएंगे। तो इधर भी क्या है, राष्ट्रपति को ही ज़्यादा जो शक्तियाँ हैं वो दे दी जाती हैं। और कुछ ऐसे सत्तावादी होते हैं, जैसे अगर हम यहाँ पे एग्जांपल देखें उज्बेकिस्तान का और तुर्कमेनिस्तान का, तो यहाँ पे जो प्रेसिडेंट होते थे ना उनको 10 साल का टेन्योर तो ऑलरेडी पहले से ही मिला हुआ था, मतलब पहले से ही वो काम कर रहे थे, लेकिन डिसइंटीग्रेशन के बाद और 10 सालों के लिए वो अलाउड हो जाते हैं इस चीज़ के ऊपर, तो यानी 20 सालों का उनका टेन्योर हो गया। ठीक है, तो ये एक तरीके से अपना जो टाइम पीरियड है उसको बढ़ा लेते हैं। यहाँ पे क्या एक तरीके से अथॉरिटेरियन टाइप का ये काम करते हैं। यहाँ पे कोई भी असहमति या कोई भी विरोध जो होता है ना लोगों के द्वारा जो किए जाते हैं, अगर लोग किसी चीज़ से खुश नहीं हैं तो ना वो विरोध कर सकते हैं, ना वो असहमत हो सकते हैं, तो ऐसी कोई अनुमति इनको नहीं दी जाती है। इनको अपोजिशन का कोई राइट नहीं होता, जैसे डेमोक्रेसी में होता है ना, आपको सारे राइट्स होते हैं, राइट टू स्पीच होता है, राइट टू एक्सप्रेशन, ये सब सारी चीज़ें आप कर सकते हो, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है। और यहाँ पे जो उनकी जुडिशरी है इस पर उनको काम करना अभी बाकी था। जुडिशरी के लिए इन्होंने कोई टर्म्स एंड कंडीशंस ऐसे कुछ बनाए नहीं थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे जो रशिया है वो 2000 यानी 2000 जो ईयर आता है तो 10 साल लग जाते हैं। एक तरीके से 1991 में डिसइंटीग्रेशन हुआ था, तो अब यहाँ 2000 आ गया है ना, तो यहाँ पे 10 साल लग जाते हैं उसको दोबारा से खड़ा होने के लिए, दोबारा से रिवाइव होने के लिए। और इसके पैसे कमाने का जो मेन सोर्स होता है ना वो होता है नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, ये अपनी इकोनॉमी कहाँ से खड़ा करते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज, जैसे कि ऑयल है, नेचुरल गैस है, मिनरल्स हैं, है ना। तो इनके लिए ये जो सारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं इनके लिए कौन सी प्लेसेस बहुत ज़्यादा रिच हैं, जैसे अजरबैजान है, कजाकिस्तान है, रशिया है, तुर्कमेनिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, ये सारे के सारे जो ऑयल एंड गैस के प्रोड्यूसर्स हैं आज की डेट में वर्ल्ड में अपना जो मेन गेन करते हैं ना, जो अपने देश का जो पैसा कमाते हैं, जो उनकी जीडीपी बढ़ती है वो इनके नेचुरल रिसोर्सेज इन सब चीज़ों से ही बढ़ती है। तो यहाँ पे क्या ऑयल पाइपलाइंस वगैरह बनी हुई हैं, और ऑयल पाइपलाइन जैसे रशिया से आ रही हैं, सपोज करो इंडिया के लिए आ रही हैं, तो बीच में जितने भी कंट्रीज़ पड़ेंगे उन सबको वैसे ही फ़ायदा हो जाता था, तो वो लोग रेंट दे देते हैं, लेकिन बाकी के जितने भी जो फ़ायदे हैं वो इन सब चीज़ों से उठाते हैं। तो एक तरीके से इनके लिए ये क्या है, प्लस पॉइंट है, क्योंकि यहाँ से ही पाइपलाइन बिछ के आ रही है आगे की तरफ। ठीक है, आगे देखेंगे।
तो जैसे कि रशिया में 1500 बैंक्स हुआ करते थे और इसमें से क्या है आधे जो हैं वो शॉक थेरेपी के वजह से जो है वो बैंकक्रप्ट हो जाते हैं, और बाकी के जैसे रशिया में है एक सबसे बड़ा जो बैंक होता है ना, यही इनकॉम बैंक के बारे में बता रहा है। तो यहाँ पे भी जो ग्राहक हैं, जो कंज्यूमर्स हैं, वो जो पैसा लगाते हैं और जो कंपनियां पैसा लगाती हैं, जो शेयर धारक होते हैं ना, शेयर होल्डर्स होते हैं, उनका भी सारा का सारा जो जमा पूंजी है, जो पैसा है, वो पूरा का पूरा डूब जाता है। ठीक है, इतना जो लॉस है वो यूएसएसआर को उठाना पड़ता है सिर्फ किसकी वजह से, एक मॉडल को चेंज होने की वजह से। तो यहाँ पे जो ये मॉडल है, ये देखिए कितना मतलब हावी हो जाता है लोगों के ऊपर कि हाँ भाई हमें वेस्टर्न कंट्रीज़ के हिसाब से चलना है, हमें लिबरल रहना है, ठीक है, हमें सरकार के अंडर में नहीं रहना है। तो जो पूरा का पूरा एक सिस्टम है वो ख़त्म हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक, इसका नाम है टेंशंस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स, यानी एक तरीके से जो संघर्ष होते हैं, तनाव होते हैं, उसके बारे में यहाँ पे बात कर रहा है। तो जैसे रशिया में हमने देखा ही है कि सारे के सारे जो एरियाज़ हैं वो अलग हो ही चुके हैं, सारे जो कंट्रीज़ हैं वो अलग हो ही चुके हैं ना, लेकिन इनके बीच में भी क्या है कि गृह युद्ध चलता रहता है, सिविल वॉर्स चलती रहती हैं बीच बीच में। जैसे आज की डेट में हम देख सकते हैं जो यूक्रेन और रशिया के बीच में चल रहा है। तो यहाँ पे जो बाहर की जो इंसर्जेंसीज हैं, बाहर की जो ताकतें हैं, वो भी इसमें हस्तक्षेप करती हैं, दखल देती हैं और इस स्थिति को मतलब इस प्रॉब्लम को बहुत ज़्यादा बढ़ा देती हैं। क्योंकि अगर आपके घर में ही लड़ाई हो रही है और बीच में आपका जो बाहर का बंदा भी आके इसमें इंटरफेयर कर रहा है, तो जो लड़ाई है वो और ज़्यादा लंबी हो जाएगी और सॉल्व भी नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ ऐसा ही हो रहा होता है, गृह युद्ध हो रहा होता है और बीच में जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं वो अपना हस्तक्षेप करते हैं, उसमें डिस्टर्ब करते हैं इन सब चीज़ों में। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे हम देखेंगे कि जो रशिया है उसके अंदर 2 रिपब्लिक्स थे, एक का नाम था चेचन्य और दूसरे का नाम था दागिस्तान। ठीक है, तो ये क्या है, रशिया की रिपब्लिक्स हैं छोटे छोटे। तो यहाँ पे जो क्या है, मॉस्को जो है, मॉस्को से इनको अलग होना था, तो उसके लिए क्या है, यहाँ पे एक विद्रोह चलता है, बहुत ज़्यादा विद्रोह चलता है। तो जो मॉस्को है वो अपने इन चेचन्य विद्रोहियों से निपटने के लिए क्या करता है, लोगों के ऊपर बम्बार्डिंग वगैरह करवाता है, बहुत ही ज़्यादा ब्रुटली एक तरीके से हम वॉयलेशन यहाँ पे देख सकते हैं, इनके जो ह्यूमन राइट्स इनके वॉयलेशन होते हैं और बहुत ज़्यादा ब्रुटैलिटी यहाँ पे फैलाई जाती है। तो ये क्या है, लोगों की आवाज़ दबाने के लिए कि मतलब अगर मान जाओ नहीं तो हम आपको ऐसे इस तरीके से परेशान करेंगे, आपको मारेंगे, पीटेंगे, आपको ख़त्म कर देंगे ऐसे। तो यहाँ पे जो ये मेथड चल रहा था ना, ये इनकी आवाज़ को दबा नहीं सकता था। ठीक है, इनको इंडिपेंडेंस चाहिए थी, तो उसके लिए कुछ भी करने को तैयार है। जैसे यूक्रेन भी देखो अभी क्या चल रहा है कि यूक्रेन जो है उसको झुकाना चाहता है रशिया, लेकिन यूक्रेन नहीं झुक रहा है ना, उसको अपनी जो आज़ादी है, अपनी जो चीज़ें हैं उसको मनवाना है ना। तो ये पूरा यूक्रेन ख़त्म होने की कगार पे है, लेकिन लोगों का विद्रोह अभी भी ख़त्म नहीं हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें इसमें आज भी हम देख सकते हैं, मतलब ये एग्जाम्पल्स। और यहाँ पे हम आगे देखेंगे कि जो सेंट्रल एशिया का एक कंट्री है ताजिकिस्तान, तो इसमें भी क्या है, 10 सालों तक जो गृह युद्ध चलता है, 10 साल मतलब एक तरीके से 1991 से लेके 2001 ही मान लेते हैं। तो यहाँ पे जो सिविल वार है वो चलती है, बताओ मतलब ये सारे के सारे यूएसएसआर के ही रिपब्लिक्स हैं, लेकिन सब एक दूसरे से लड़े जा रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे कुछ इनके सांप्रदायिक दंगे वगैरह चलते रहते हैं, जो एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं ना वो सारे चलते रहते हैं। और जो अजरबैजान है, अजरबैजान में कुछ अर्मेनियन पीपल रहते थे, तो वो अर्मेनिया जाने की मांग करने लग जाते हैं कि भाई हमको वहाँ से जाना है। मतलब यहाँ से अजरबैजान में एक प्रोविंस है जिसका नाम है नगर्नो कराबाख करके। ठीक है, नगर्नो कराबाख जो है, यहाँ से लोग जाना चाहते हैं दोबारा अर्मेनिया में। मतलब ये मान ली कि अजरबैजान में अर्मेनिया के लोग रहते हैं और वो दोबारा अर्मेनिया आना चाहते हैं। और जॉर्जिया के अंदर भी जो उसके प्रोविंसेस हैं वो भी अलग होने की डिमांड करने लग जाते हैं। मतलब ये सारे के सारे जो रिपब्लिक्स हैं, अब देखिए ये डिसइंटीग्रेट हो गए हैं यूएसएसआर से, अलग अलग हो गए हैं पूरी तरीके से। ठीक है, उसके बाद भी इन लोगों को अलग होने के बाद भी उन प्रोविंसेस को भी और अलग होना है, मतलब और सेपरेट होना है। ठीक है, तो ये मतलब ये मान लिए कि पूरे ये टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं एक तरीके से। और आगे देखें हम कि यूक्रेन है ना, किर्गिस्तान है, जॉर्जिया है, इन सब में भी यही डिमांड हो रही होती है कि हाँ भाई हमें अलग होना है। तो जैसे कि कोई कंट्री है वो प्रोविंसेस में डिवाइड होता है और उसमें भी जो प्रोविंसेस हैं वो अपनी अलग अलग मांग करने लग जाते हैं। जैसे कि अगर हम इंडिया का एक एग्जांपल देखें तो इंडिया में जो नागालैंड है वो हमारा स्टेट है, लेकिन एक समय पे इसने भी डिमांड की थी कि हमको एक अलग अपना कंट्री बनाना है ना। तो ये सारी जो डिमांड्स होने लग जाती हैं, लोग जो हैं वो खुश नहीं होते हैं, किसी न किसी चीज़ से परेशान होते हैं। और जैसे यहाँ पे फाइटिंग चल रही है किसको लेकर, रिवर वाटर को लेकर। जो नदी जल होता है उस पर भी यहाँ पे क्या है, भिड़ंत हो जाती है, आपस में लड़ते रहते हैं।
तो यहाँ पे हमने इतने सारे एग्जाम्पल से क्या देखा कि जितने भी जो लोग हैं, है ना, जो नॉर्मली पीपल होते हैं, जो ऑर्डनरी सिटीजन्स होते हैं, उनका जीवन ज़्यादा दुर्भर हो जाता है इन सब इंस्टेबिलिटीज़ की वजह से, इन सब अस्थिरता जो फैली हुई है, जो अशांति फैली हुई है सारे देशों के अंदर। तो यहाँ पे कौन पिस रहा है? एक ऑर्डनरी सिटीजन पिसता है। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही स्टूडेंट्स। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो इसका जो नेक्स्ट पार्ट है यहाँ से हम कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।